ये स्क्रिप्ट मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में ये आफ्टर इफेक्ट की बेस्ट स्क्रिप्ट है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोशन टूल के बारे में। ये स्क्रिप्ट देखने में तो बहुत ही छोटी सी लगती है, बट इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं एंड आपके वर्क फ्लो को भी काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में मुझे सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम सकते हैं। पहली कि ये पेड स्क्रिप्ट है, यानी कि आपको इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। प्रेजेंट टाइम में $40 की स्क्रिप्ट है। दूसरी प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मोशन टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आप जाओगे विंडोज़ में एंड यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा मोशन टूल। इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। ओके, अब ये जो हमारा मोशन टूल है वो कई सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंकर पॉइंट टूल की। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास एक शेप लेयर है जिसका एंकर पॉइंट अभी सेंटर पे नहीं है। तो इसको सेंटर पे लाने के लिए आप एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करके इसको मैनुअली भी सेंटर पे लेके आ सकते हो, या फिर सिंपली आप इस एंकर पॉइंट टूल से इसके एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो एंड इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे कि इसको हमारे राइट कॉर्नर पर रखना है तो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो इसको आप कहीं पर भी ईजिली सेट कर सकते हो एंड इवन अगर आपने इसकी पोजीशन को ऑलरेडी एनिमेट भी कर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी मैंने पोजीशन को एनिमेट किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे सेंटर से रोटेट भी कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस एंकर पॉइंट को अगर मैनुअली इस सेंटर पे लाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर हमारा पाथ एंड पोजीशन दोनों ही खराब हो जाएंगे। एंड यही सेम चीज़ अगर हम मोशन टूल से करेंगे तो इसका पाथ एंड पोजीशन दोनों ही खराब नहीं होंगे एंड यहाँ पर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। एंड इसके अलावा जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कई सारी शेप लेयर्स हैं एंड हमने इसकी स्केलिंग की प्रॉपर्टी को एनिमेट किया हुआ है, बट अभी एनिमेशन सही से नहीं हो रही बिकॉज इन सभी शेप्स के एंकर पॉइंट अभी सेंटर पे नहीं है। तो सिंपली हम इन सारी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको सेंटर पे कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं अपने ग्राफ एडिटर वाले सेक्शन की। इससे आप किसी भी की के ग्राफ को ईजिली एनिमेट कर सकते हो, वो भी बिना ग्राफ एडिटर के अंदर चाहे। तो पहले तो मैं इसको F9 प्रेस कर देता हूँ। अब ये जो हमारा पहला वाला स्लाइडर है इससे हम इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, सेकंड वाले से हम इसको लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं एंड जो हमारा थर्ड वाला है उससे हम इन दोनों ग्राफ को एक साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारी एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी एंड इस चीज़ को करने के लिए आप ग्राफ एडिटर में भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर इन दोनों कीज़ को रीसेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं मोशन टूल से इसके ग्राफ को एनिमेट कर देता हूँ। अब इससे हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशन आ जाएगी। नाउ राइट साइड में आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको इन दोनों कीज़ को होल्ड करना है तो इसको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों कीज़ होल्ड हो जाएंगी। बाय द वे सेम चीज़ को करने के लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम पे जाओगे तो इससे भी कर सकते हो। ओके, अब सेकंड हमारा दिया हुआ है लीनियर, यानी कि इसको वापस से लीनियर पे सेट कर सकते हैं एंड थर्ड वाला है हमारा बेजियर, यानी कि हम इससे किसी भी ग्राफ को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी बॉल की एनिमेशन है एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों ग्राफ अभी अलग अलग हैं। तो इन दोनों को हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसको हम बेजियर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये दोनों ग्राफ आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें आप जो भी एनिमेशन देना चाहो वो आप एनिमेशन दे सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इलास्टिक एंड बाउंस की। इलास्टिक बेसिकली काइंड ऑफ पॉप एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कई सारे लेयर्स हैं एंड हमने इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी को एनिमेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इन सारी स्केलिंग की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम चाहेंगे इलास्टिक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ काइंड ऑफ पॉप एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे जो बाउंसर वाली स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें जो प्रॉपर्टीज थी जैसे कि यहाँ पर ओवरशूट एंड बाउंस बैक जो था और यहाँ मोशन टूल में जो इलास्टिक एंड बाउंस है ये दोनों सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी जो बाउंसर वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी वो आप जाकर के चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय द वे यहाँ पर हमारी जो पॉप एनिमेशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इन सारी लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को कुछ चेंज करना है, कुछ वैल्यूज़ वगैरह को चेंज करना है तो मुझे हर एक लेयर के अंदर जा करके उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक तरीका है। पहले तो मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर देता हूँ एंड इन सारे चीज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम ऑल्ट होल्ड करके इस इलास्टिक पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है इलास्टिक कंट्रोलर लेयर। अब इन सारी स्टेप्स में कोई भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपको जो भी वैल्यू चेंज करनी है आप सिंपली इस कंट्रोलर लेयर में जा करके चेंज कर सकते हो एंड अभी यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो। पहले तो मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर देता हूँ और यहाँ पर हम सारी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस इलास्टिक पे क्लिक कर देंगे एंड अभी इसने एक कंट्रोलर लेयर भी क्रिएट कर दिया है एंड इन सारी लेयर्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अलग अलग शो कर दिया है। तो अभी अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो यहाँ पर आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं बाउंस की। यहाँ पर हमारे पास एक शेप लेयर है जिसमें मैंने सिंपल एक पोजीशन ऐड की हुई है। अब यहाँ पर मैं इसको बाउंस करना चाहता हूँ तो सिंपली इन दोनों की सिलेक्ट करेंगे एंड बाउंस पे क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंपल सी बाउंस एनिमेशन क्रिएट हो गई है।
अब यहाँ पर अगर मैं सरफेस ऐड कर दूँ तो ये ऐसा लगेगा कि ये सरफेस से टकरा करके बाउंस हो रही है। बाकी यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करके देख सकते हो। एंड बाय द वे जो चीज़ें हमने इलास्टिक के साथ की थी, जैसे कि यहाँ पर कंट्रोलर्स वगैरह क्रिएट करना, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पर आप बाउंस में भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्लोन के बारे में। क्लोन से बेसिकली हम मल्टीपल लेयर्स की कीज़ को एक साथ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इन 3 शेप लेयर से एक सिंपल से एनिमेशन क्रिएट की हुई है। तो अब अगर मुझे इन सारी कीज़ को कॉपी करना है तो कंट्रोल C से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अगर मुझे इसको पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर इन लेयर्स की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। बट मोशन टूल से हम इन सारी कीज़ को एक साथ सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इन सारी कीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जहाँ पर भी मुझे इसको क्लोन क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं इस जगह पे इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लोन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो कीज़ हैं वो कॉपी पेस्ट हो गई। तो हमारी जो एनिमेशन है वो आप देख ही सकते हो। ओके, एंड अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ पर आपको चाहिए कि इन सारी कीज़ को आपको रिवर्स में करना है, जैसे कि अगर मुझे इस की फ्रेम को रिवर्स करना है तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर टाइम रिवर्स की फ्रेम करता हूँ। बट अगर आप इससे इसको रिवर्स करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको जहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है इसकी, वहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर अगर आप शिफ्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसको डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देगा, बट वो जो कॉपी होगी वो रिवर्स में क्रिएट होगी। ओके, अब अगर आपको इन्हीं सारी कीज़ को रिवर्स करना है तो यहाँ पर आप सिंपली पहली वाली की पे आ जाओ, शिफ्ट होल्ड करो एंड यहाँ पर क्लोन टूल पे क्लिक कर दो, तो ये सारी हमारी कीज़ रिवर्स हो गई। एंड एक चीज़ और यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं इन सारी कीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्लोन टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई। एंड जितनी भी बार मैं क्लोन पे क्लिक करूँगा ये सेम डिस्टेंस पे इसकी कॉपीज क्रिएट करता जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप एक लूप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो। ओके, तो अब बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सी एक स्केलिंग की एनिमेशन क्रिएट की है एंड अभी ये सारी लेयर्स एक साथ एनिमेट हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारी लेयर्स एक साथ ना हो, एक एक करके एनिमेट हो। तो यहाँ पर मुझे हर एक लेयर को मैनुअली थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड पहले तो हमें दिया हुआ है ऑफसेट, यानी कि आप कितने फ्रेम्स हर एक लेयर को शिफ्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर हर एक लेयर को 4 फ्रेम पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है। एंड सेकंड नंबर पे हमारा स्टेप, यानी कि आप कितने लेयर्स पे एक साथ हमारा ऑफसेट अप्लाई करना चाहते हो। एंड यहाँ पर हमारी डायरेक्शन दी हुई है, जैसे कि अब ये रैंडम पे सेट है तो इसको आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पर इसको रैंडम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल नीचे से ऊपर की तरफ कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं सीक्वेंस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अभी ये हमारे बॉक्स एक एक करके आ रहे हैं। अब ये सेम एनिमेशन क्रिएट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, एंड इनको अगर आपको वापस से अरेंज करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो ये वापस से अरेंज हो जाएंगे। एंड अभी मैं बता देता हूँ स्टेप्स के बारे में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 स्टेप ले लेता हूँ और मैं सीक्वेंस पे क्लिक करूँगा, तो जो हमारा ऑफसेट है वो 2 लेयर्स पे एक साथ काम करेगा। और अगर आप इसके एनिमेशन को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो तो आप सिंपली सीक्वेंस पे दोबारा क्लिक कर दो, तो आप इसके एनिमेशन को और बढ़ा सकते हो। सो अभी हम इसको रीसेट कर देते हैं एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास रैंडम का। तो यहाँ पर मैं पहले तो स्टेप को 1 कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऑफसेट कर देता हूँ अराउंड 30 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रैंडम ऑर्डर में रखता हूँ तो जो हमारा ऑफसेट है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि आपको कितनी रेंज के अंदर इन सारे की फ्रेम्स को एनिमेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 फ्रेम्स लिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस पे क्लिक करूँगा तो हमारी सारी लेयर्स 30 की फ्रेम्स के रेंज के अंदर रैंडमली एडजस्ट हो जाएंगी। एंड अभी अगर आप यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करके इस सीक्वेंस पे क्लिक करोगे तो हमारी फर्स्ट फ्रेम से ही सारे कीज रैंडमली सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी इसको मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ। एंड अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस बना लेता हूँ एंड अभी यहाँ पर अगर ये लेयर्स यहाँ से शो हो रही है, तो अभी अगर मैं इस अरेंज वाले टूल पे सिंपली क्लिक करूँगा तो ये हमारी सारी लेयर्स पहले की फ्रेम पे आ जाएगी। बट सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करूँगा तो जिस फ्रेम पे हमारी पहली लेयर थी वो सारी लेयर्स हमारी उसी फ्रेम पे आ जाएंगी। ओके, वापस से इसको हम रीसेट कर देते हैं। एंड एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारे लेयर्स एक एक करके आए बट वो थोड़ा रैंडम ऑर्डर में भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं ले लेता हूँ अराउंड 4 एंड यहाँ पर मैं सीक्वेंस पे सेट कर दूंगा एंड अब मैं यहाँ पर एक रैंडम ऑर्डर सेट कर दूंगा एंड अगेन सीक्वेंस। तो ये लेयर्स हमारी एक एक करके भी आएंगी और थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर में भी आएंगी। एंड बाय द वे यहाँ पर जो सारी चीज़ें हम इन लेयर्स के साथ कर रहे हैं ये सेम चीज़ें हम कीज के भी साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर मैं सीक्वेंस कर देता हूँ इसको, तो ये हमारे कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ऐड नल के बारे में।
यहाँ पर मेरे पास 2 शेप लेयर्स हैं और मुझे अगर इन दोनों को एक साथ रोटेट कराना है तो यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करके न्यू पे जाना होगा एंड यहाँ पर मुझे करना होगा नल ऑब्जेक्ट एंड इन दोनों लेयर्स को मुझे शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर मुझे इस नल से कनेक्ट करना होगा एंड नाउ अब मैं इसकी रोटेशन वगैरह को एनिमेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मोशन टूल से इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर ऐड नल पर क्लिक कर देना है। तो ना सिर्फ यहाँ पर एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा बल्कि ये जो हमारी दोनों लेयर्स हैं ये भी इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट हो जाएंगी और ये जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है वो हमारे इन दोनों शेप्स के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो अभी आप नल ऑब्जेक्ट से इन दोनों शेप्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हो एंड सेम चीज़ हम 3D ऑब्जेक्ट के भी साथ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इन सारी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड नल पे क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में इसके एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड अभी अपने इस नल ऑब्जेक्ट से 3D ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर हम रोटेशन वगैरह को मूव कर सकते हैं या फिर आप इसकी स्केलिंग वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। तो नल ऑब्जेक्ट से काफ़ी काम ईजी हो जाता है। तो अब बात करते हैं मर्ज एंड एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सी एनिमेशन है तो यहाँ पर मैं आपको कीज भी दिखा देता हूँ। जिस तरीके की यहाँ पर कीज बनी हुई है, ठीक है। एंड अभी ये सारी लेयर्स हमारी टाइमलाइन पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रही हैं तो इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी शेप लेयर्स एक ही में मर्ज हो जाएंगी। एंड अगर आप यहाँ पर यू प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप सारी की फ्रेम्स को देख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिलहाल कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑल्ट होल्ड करके मर्ज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारी शेप लेयर्स की एक डुप्लीकेट मर्ज कॉपी क्रिएट कर देगा एंड बाकी की जो हमारी शेप लेयर्स हैं वो हमारी हाइड हो जाएंगी। एंड अब इन सारे शेप्स को अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, हटाना है तो हटा भी सकते हो। एंड ये जो हमने शेप लेयर मर्ज की है, अगर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली आप इसको एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कन्वर्ट टू शेप एंड रिमूव आर्टबोर्ड के बारे में। ये दोनों ऑप्शंस बेसिकली इलस्ट्रेटर वाली फाइल के लिए यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक लोगो है, अगर आपको इसको शेप पे कन्वर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर आप कंट्रोल टू शेप पे क्लिक कर दो तो यहाँ पर हमारा ये लोगो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा ओरिजिनल लोगो है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। एंड एक और चीज़ कि अगर आप ऑल्ट होल्ड करके कन्वर्ट टू शेप में क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हमारा लोगो शेप लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारी लोगो वाली लेयर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। एंड अभी अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो सारी लेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको अलग अलग मिल जाएंगी तो आप इसको ईजिली एनिमेट कर पाओगे। एंड सेकंड है हमारा रिमूव आर्टबोर्ड। तो फिलहाल तो इस इमेज में मेरे ख्याल से कोई भी आर्टबोर्ड नहीं है, बट आपको किसी भी इलस्ट्रेटर वाली फाइल का अगर आपको आर्टबोर्ड रिमूव करना है तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसका जो आर्टबोर्ड है वो रिमूव हो जाएगा। तो यार ये स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नया एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय।